नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा से पहले हंगामा हो रहा था तो श्रीनगर के लिडवास में सुरक्षा बल ऑपरेशन महादेव को अंजाम दे रहे थे। आज सुबह संदिग्ध बातचीत के आधार पर सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। साथ ही 2 आतंकियों के घायल होने की भी खबर है। सुलेमान और यासिर मूसा ने 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर पहलगाम के बैसरन में टूरिस्टों पर हमले को अंजाम दिया था। भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे आतंकियों को पहलगाम हमले के 96 दिन बाद ढेर कर दिया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जब कश्मीर के बैसरन में 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी गई थी और खुशहाली की ओर बढ़ रहे कश्मीर में इस हमले का आक्रोश पूरे देश में देखा गया था, तो एनआईए को जांच में पता चला कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा ने इस हमले की साजिश रची थी। भारत सरकार ने 6 और 7 मई की रात को आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए, 100 आतंकी मारे गए। युद्ध का ऐलान तो नहीं हुआ, मगर दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइलों से हमले हुए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के सुनियोजित सैन्य जवाब से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जिसके बाद आज पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। इस पर ज़्यादा बातचीत को लेकर जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता फिरदौस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम। फिरदौस, आज दावा किया गया है कि सेना के ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों की जो है मौत हो गई है, और ये 3 आतंकवादी वो थे जिन्होंने 22 अप्रैल को बैसवारा में ये आतंकी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। आपके पास क्या जानकारी है? जी, जो पहलगाम हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है, जैसे आपने खुद भी बताया, हाशिम मूसा को आज सवेरे फौज ने ढेर कर दिया। आपको बता दें कि फौज को आज सवेरे ही इत्तला मिली थी कि लोडूसा जंगल में, जो काफी गुंजान मतलब जंगली एरिया है, वहां पर मिलिटेंट की प्रेजेंस देखने को मिली है। और फौज तुरंत वहां मौके पे पहुंची और वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने फौज पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई और जवाबी कार्रवाई में हाशिम मूसा जैसे मिलिटेंट जो है उसको पहले ही ढेर कर दिया गया। उसके साथ 2 और आतंकी मिलिटेंट मौजूद थे। जी पंकज जी। फिरदौस, अभी क्या ऑपरेशन चल रहा है या कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है? पंकज जी, ये जंगली इलाका है। अक्सर व बेशतर फौज जो है जंगल में रहती ही रहती है और वहां का रुख भी करती है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो फौज है वो लगी हुई है, कहीं और कोई मिलिटेंट तो नहीं है छुपा बैठा है। हालांकि अभी 3 मिलिटेंटों की खाली पुष्टि हुई है कि 3 ही मिलिटेंट को मार दिया गया है। हाशिम मूसा का नाम आ गया है, अभी जो बाकी 2 है उनका नाम पूरी तरह से नहीं आया है। जी, क्या इस पे फारूक अब्दुल्ला का भी कोई रिएक्शन आया है क्या? जी, अभी तक फिरदौस, इस पे क्या फारूक अब्दुल्ला का भी कोई रिएक्शन आया है? उन्होंने कोई बयान दिया क्या? जी, अभी तक ऐसा कुछ ट्वीट नहीं हुआ। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला ने इनडायरेक्टली बताया है कि ऐसे जो वाकया रोनमा हुआ है, जैसे पहलगाम का, इन्होंने ये जो हाशिम मूसा है मास्टरमाइंड था, ऐसे जो मिलिटेंट है इनको गिराने का जो फौज ने आज दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने इनडायरेक्टली इसको बड़ी अच्छा कदम बताया है कि फौज के लिए बड़ी कामयाबी है। जी, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता जो है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे देश की जनता इंतज़ार कर रही थी कि ये जो है इस तरीके का इनकाउंटर किया जाए जिसमें कि आतंकवादियों को मार गिराया आज सेना ने। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है और इससे कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को एक राहत की सूचना मिलेगी, एक अच्छी सूचना मिली है। ये बता सकते हैं फिरदौस कि ये इनपुट कहाँ से प्राप्त हुआ आपको, सेना को, कि इस तरीके के जो है आतंकवादी वहां पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं?
ये तो बताना मुश्किल है, अलबत्ता जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी अपनी होती है उन्हीं के द्वारा इनको सूचना मिलती है। और अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि जब भी कोई मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करता है वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे हमारी सेना को जो है एक क्लू मिल जाता है, ताकि इन मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज करने में आसानी मिल जाती है। और खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दूरबीन खासकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कौन इन्फिल्ट्रेशन करता है और कौन हथियार बंद है। जी पंकज। चलिए फिरदौस, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पर, हम जरूरत पड़ने पर आपसे फिर संपर्क स्थापित करेंगे। जम्मू कश्मीर से अब चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्र शुरू होने के बाद पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस हुई। पहले सप्ताह के व्यवधान के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष आमने सामने हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा स्ट्राइक भी की जाएगी। वहीं विपक्ष के नेता गौरव गोगोई ने पूछा कि आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह पूछते रहते हैं कि हमारे कितने विमान गिराए गए। मुझे लगता है कि उनका ये प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं को सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिरा दिए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको यदि प्रश्न पूछना है तो प्रश्न ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो उसका उत्तर है हाँ। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कभी ये उल्लेख नहीं किया कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी पहलगाम पहुंचे और उन्होंने 26 लोगों को मार डाला। राष्ट्र के हित में मेरा ये सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक था, जिसमें हमने दिखाया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइलें भौतिक सीमाओं को पार करेंगी और वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। हम आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखने को मिली। आइए पूरी जानकारी के लिए हम अपने दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रवेश वर्मा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रहा पूरे दिन संसद का हाल। प्रवेश, क्या आज एक दिन और फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि शुरुआत में जब सदन की शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि आज चर्चा हो ही नहीं पाएगी, लेकिन विपक्ष ने खैर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात को शायद माना और सुना, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई शुरू करने से पहले विपक्ष से ये अपील की थी कि वो जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी तो किसी प्रकार का ऐसा उल्लेख या ऐसा शब्दों का प्रयोग ना करे जो सेना की मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, और दूसरा कहीं न कहीं विपक्ष ऐसा कोई बयान ना दे ताकि जो ऐसी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनको हौसला मिले। लेकिन उनके बयान का कहीं न कहीं विपक्ष में ये असर जरूर दिखाई दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने चर्चा शुरू की तो कहीं न कहीं उन्होंने सबसे पहले वीर जवानों को नमन किया, और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो उन्होंने एक आंकड़ा देते हुए साफ तौर पर यह बताया था कि 9 से ज्यादा आतंकियों के ठिकाने सेना ने ध्वस्त कर दिए और कहीं न कहीं 100 से ज्यादा आतंकियों को मारने का भी उन्होंने दावा किया। और इसके साथ उन्होंने हंसते हुए लहजे में यह भी कहा कि अगर विपक्ष को ये आंकड़े पे आपत्ति हो और कोई सबूत चाहिए तो सेना के पास वो भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सदन में हंगामा हो रहा था और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की जा रही थी और बिहार का SIR का मुद्दा जो है विपक्ष पूरे जोर शोर से उठा रहा था, परंतु आज इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष थोड़ा नरम दिखा, ठंडा दिखा और ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर चर्चा की। जी
ऑपरेशन सिंदूर पे गौरव गोगोई का जो है वो पूरा का पूरा फोकस जो है वो इस बात पर है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों का कितना नुकसान हुआ। वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिर गए, हमारा क्या लॉस हुआ। तो क्या ये कहीं से जस्टिफाइड क्वेश्चन है उनका कि हम अब बजाय इसके ये कि हमारे अचीवमेंट्स क्या थे, हम अपने लॉसेस को गिन रहे हैं या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गौरव गंगोई ने तो साफ तौर पर यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री को जो है इस पर बोलना चाहिए। दूसरा सवाल उनका था कि आईएमएफ आर्थिक सहायता पाकिस्तान को कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, इसके खिलाफ भारत ने क्या रणनीति बनाई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो उन मुद्दों को विशेष रूप से उठाया जो पक्ष पे ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्ष का काम ही यही है कि वो ऐसे मुद्दों को चुने जिससे सरकार पर वो प्रहार कर सके और कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। मैं आपको एक बात और साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा सदन में हमने देखा है और सदन की कार्रवाई में साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि विपक्ष एक रणनीति के तहत आया था और विपक्ष ये पूरी रणनीति है कि वो सरकार को कहीं ना कहीं ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी घेरे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ने आज बड़े ही नर्म लहजे में साफ तौर पर यह भी कहा था कि जिस समय ये पूरा ऑपरेशन चला था तो विपक्ष ने सरकार को, प्रधानमंत्री को समर्थन दिया था पूरी तरीके से, वो देश हित में थे और इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने उस समय जब उचित समझा तो उसको होने दिया। लेकिन अब वो उस पर थोड़ी सी चर्चा ये चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सांसद लल्लन सिंह ने थोड़ा गौरव गोगोई के जवाब को घुमाया और उनको उसी लहजे में जवाब भी दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में कई आतंकी हमले हुए या ये कहे कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर मुंबई का हादसा भी शामिल है, तो उसमें उनसे उन्होंने सवाल पे पूछा था कि वो आतंकी वहां पर कैसे पहुंचे थे, आज तक वो नहीं बता पाए। या ये कहे कि पक्ष में अब विपक्ष पे भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और विपक्ष तो पक्ष पे सवाल खड़े कर ही रहा है। जी प्रवेश, आज जो पूरे संसद की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं बिहार की वोटर लिस्ट का कहीं मुद्दा उठा क्या आज? क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम लगातार उस मुद्दे पर जो है हंगामा देखते चले आ रहे थे। देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मैंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर जैसा मुद्दा फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में नहीं आएगा। इसके लिए अलग से मांग करने की बात जरूर विपक्ष ने की थी कि अलग से इसका एक समय निर्धारित हो या ये कहे इसका कोई तय हो। लेकिन आज फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर चर्चा हुई। दोनों पक्षों में हमने देखा तीखे प्रहार हुए और साफ तौर पर बता दूं कि कल गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जो है संसद में आपको बोलते दिखेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी इस टॉपिक पे आपको कुछ न कुछ बोलते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर बात करेंगे हम। अब चलते हैं एक नई खबर पर। मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया है, जिसके चलते अब मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौलाना रशीद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो अक्सर देश के कई मुद्दों पर बयान भी देते दिखाई देते हैं। साथ ही कई न्यूज़ डिबेट शो में भी वो आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। देश भर के मामलों पर अपनी राय भी देते हैं वो। इस बार भी मौलाना की जिस बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं वो उन्होंने एक टीवी के डिबेट शो में ही दिया था। जानते हैं कि मौलाना ने ऐसा क्या बोला जिससे बवाल मच गया। वीडियो एक टीवी न्यूज़ चैनल के डिबेट शो का है। हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की एक बैठक हुई थी। मस्जिद में इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट कर दिया। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर तक ढक कर बैठी हुई हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट कर दिया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना की इस टिप्पणी के बाद जो एनडीए समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ हल्ला बोलने वाले तेवर हमेशा अपनाए रहती थी, वो भी अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के अपमान को लेकर मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया। बीजेपी ने इस बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए सपा और मौलाना पर तीखा हमला बोला, जिसके बाद
मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जारी हंगामे और एनडीए के विरोध प्रदर्शन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अगर एनडीए सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि वे मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होते। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना के अधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी की गई तो अच्छा होता कि एनडीए के सांसद उनके साथ खड़े होते। इस मामले को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शरफुद्दीन जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 शरफुद्दीन, पूरा घटनाक्रम तो आपको पता ही है। आप ये बताइए कि इस पर मौलाना साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या? कोई उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है? नहीं, हम आपको बता दें, जैसे जो है अभी तक की जो है विपक्ष आरोप ये लगा रहा था, मौजूदा हालत में जो सरकार है वो आरोप ये लगा रही थी कि काफी कि वो मस्जिद के अंदर उनको नहीं जाना चाहिए था। अब दूसरा मोड़ घूम गया है। घूमा क्यों अभी तक के जो है हालात ऐसे थे कि जो है कहीं ना कहीं सरकार के जो है आरोप लगा रही थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, नहीं आवाम कहीं उतर के सामने आ पा रही थी। तो अब वहीं पे जो है जो मौलाना ने टिप्पणी करी कि हाँ कपड़े कैसे पहने हैं और मस्जिद के अंदर किस तरह से आ गए, उसको लेके बीजेपी बहुत खुश हुई और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठी। आज सांसद ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और ये भी कहा कि उन्हीं ने इस तरह के जो है कपड़े पहने हैं, उन्हीं ने जो है एक फतवा जारी कर दिया। ये फतवा नहीं होता है, उन्होंने ये कहा था ऐसे कपड़े पहन के मस्जिदों के अंदर नहीं आ सकते। अब उसको लेके बीजेपी ने उसका एक हंगामा मचा दिया। सपा के लोगों ने उस पर जो है टिप्पणी, सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उसमें मुकदमा लिखवाने की कोशिश करी मौलाना के खिलाफ, मगर अभी तक के मौलाना का बयान नहीं आया। उसमें यही कहा जा रहा है कि लेडी औरतों को का आना है जरूरी है, मगर पर्दे के अंदर आना है। उन्हीं ने बात ये कही थी और उसको नजरअंदाज करके दूसरे मोड़ से बीजेपी ने शामिल कर दिया कि उन्होंने मौलाना ने जो उनके पे टिप्पणी करी, सांसद है, एक महिला है, हिंदुस्तान की महिला है। अच्छा, बीजेपी का एक दूसरा रूप भी सामने नजर आया कि अभी तक के वो ये कह रहे थे कि सपा एकदम अलग है, सपा गलत है, सपा की कार्यकर्ता गलत है। अब सपा की जो चीजें हैं, अखिलेश यादव की जो वाइफ है, उनको उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश कर दी। क्या वजह रही, क्यों, इस बात को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि वो महिला है और भी जो सपा की कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार होता है, किसी पर घटनाएं घटती है, वो महिलाएं नहीं है भाई, वो सांसद हैं, सपा की जो है सपा की वो सांसद हैं, अखिलेश यादव की बीवी है, मुलायम सिंह की बहू है। क्या इसी वजह से उनको जो है बीजेपी जो है कोऑपरेट कर रही है? ये सब एक दिखावा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात का व्यू सामने आ रहा है कि सिर्फ जो है मौलाना को एक तरफा बताया जा रहा है। अभी ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उछली कि ये 5 साल पहले और 15 साल पहले कि बीजेपी के दामन में बैठे हुए थे ये मौलाना रशीदी जो थे, इनके साथ काफी फोटो दिखाए गए, अखिलेश यादव ने फोटो दिखाए कि ये बीजेपी के साथ बैठते थे। इन्होंने कोई भी जो भी बात कही है कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने से कही है। ये तो सिर्फ एक कहानी बनाई जाती है और एक बातों को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सपा का एक छत्र राज्य है और ये जो मौलाना जी ने टिप्पणी करी है वो अपनी ही पार्टी के एक सांसद के ऊपर कर ली है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, 2027 का चुनाव है और उनको इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं जनता तक बहुत पहुंचानी है, क्योंकि इनसे अभी तक के मुसलमान जो है कहीं ना कहीं यादव जो है वो कहीं इनसे दूर है। जो बात कही जाती है वो हकीकत है। वो कहे एक शेर पे याद आ गया कि वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे हैं और वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। उनका मुहिम यही चल रहा है, मगर हालात ऐसे नहीं है कि जो जिसको कहीं बनाया जा सके। हाँ, उसका बुलाने की कोशिश तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बीजेपी इसको बुलाने की कोशिश करी, क्योंकि बीजेपी पर कोई मुद्दे नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि पीडीए का जो इनका अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इनके पर जो है दबाव बनाना चला जा रहा है। स्कूलों की बंदी पे जिनको दबाव बनता चला जा रहा है, स्कूलों के हालात ऐसे हैं उसको दबाव बनाता चले यार। उसको पीडीए ने जो है, अभी आपने देखा होगा एक पाठशाला उन्होंने तैयार करी पीडीए ने, उसमें बच्चों को पढ़ाते नजर आए, जो है इन्हीं के कार्यकर्ता पढ़ाते नजर आ रही हैं सपा के। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक आफत आ रही है, मगर उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि एक महिला को लेकर के, भाई महिला वो जो है विपक्ष की है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जो कुछ होता वो उन लोग खुद देखते, मगर हालात ऐसे 2027 के चुनाव से पहले इनके पर अभी तक के कोई ऐसा मामला नहीं आ पड़ा था जिसपे ये जो है कई जनता से बात कर सके। और ये बात कहीं ना कहीं नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी भुलवाने की कोशिश कर रही है। जी शरफुद्दीन, क्या कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ है क्या?
नहीं, मुकदमा दर्ज कराने गए थे सपा के लोग, मगर वहाँ पे मुकदमा लिया नहीं गया, मुकदमा लिखा नहीं गया था, खाली एक एप्लीकेशन लेकर के उनको छोड़ दिया गया। हजरतगंज थाने में जो है एक ही जो इकबाल अहमद है, उन्हीं ने, इकरार अहमद जो है, उन्हीं ने मुकदमा लिखवाने की कोशिश की थी, मगर जो है हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने जो है उनसे तहरीर ले ली, मगर उस पर मुकदमा नहीं लिखा गया, क्योंकि भी जो है उसको ये भी देखा जाएगा कि किस वजह से मुकदमा लिखा जाए। तो एक मौलाना ने टिप्पणी करी है, टिप्पणी का मकसद क्या था? देखिए, कहा जाता है मुसलमान जो बड़े मौलाना होते हैं वो अपनी जबान से कुछ कहते हैं तो लोग उसको फतवा समझते हैं, मगर उसका इतने बड़े मौलाना नहीं है जो उसको फतवे को तो देखा जाए। उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद में आने से पहले सर को ढका जाता है, जैसे हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो सर ढका जाता है। ये उनकी बात ये थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपके कपड़े किस तरह से हैं, कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये तो सिर्फ बीजेपी जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। 2027 के चुनाव है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं यादव भी इनसे दूर है, तो यादव को भी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आप ही के यादव हैं और अखिलेश यादव चुप हैं। इस मामले को लेकर क्या मुसलमान के मौलानाओं की जो है कट्टरपंथी को जो लेकर कहीं अखिलेश यादव अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बात, एक मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। जी शरफुद्दीन, तो क्या मौलाना जी के बयान को तोड़ मरोड़ के प्रवेश किया जा रहा है? आपकी बात हकीकत है, उसको बात को कहा जा सकता है। खिचड़ी को जो है सीधे सीधे पकाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, मगर खिचड़ी में और भी दालें बना दी जाए तो ये कहा जाता है खिचड़ी नहीं है, ये खिचड़ी बन गई। तो इसी तरह की जो बातों को लेकर के नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको जो है तोड़ मोड़ के उनके सामने, जनता के सामने पेश किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एक मौलाना ने, जो कट्टरपंथी के जो मौलाना होते हैं, उन्हीं ने सपा की एक सांसद है, उनको अपमानित करने का काम किया है। मगर ये सोच जो है सिर्फ बीजेपी की हो सकती है, बाकी और जो पार्टियां हैं उसको यही कह दी कि हाँ ठीक है, सर ढक के जाना चाहिए था। किसी के मजहब की जगह पड़ जाए तो सर ढक करके जाए। हम जो है कहीं भी जाते हैं तो सर ढक के जाते हैं। जहाँ हम गुरुद्वारे की बात करें, कोई भी अंदर जाता है, जहाँ हम मुख्यमंत्री जाते हैं वो भी सर ढक के जाते हैं, और लोग भी जाते हैं वो भी सर ढक के जाते हैं। किसी मस्जिद में जाते हैं या किसी जो है हम मज़ारों में भी जाते हैं, सर ढक के जाते हैं। तो उन्हीं ने एक अपनी बात रखी थी कि इसको ढक के जाएगा। और जो कपड़े जो होते हैं इस तरह की मस्जिदों में पहन के आना एक जो है अच्छा नहीं होता है। ये बातों को लेकर इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर उन्होंने बीजेपी ने इसको तोड़ मोड़ के साबित किया और उसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है सपा के लोगों को जो है झेलना ही पड़ रहा है। सपा के लोगों को नहीं कहा कि मौलाना ने बात जो कही है वो गलत कही है, मगर अब ये बात सामने आ गई है। उन्होंने कहा है अब हमारी वजह से कोई दिल दुखता है तो उसके लिए माफी चाहते हो। जी, अब आने वाले समय में इलेक्शंस आने वाले हैं तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की टीका टिप्पणी देखने को मिलती रहेगी। आप नजर बनाए रहिए। आपके लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार, जहां मनसा देवी मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी भगदड़ से मौत की घटना सामने आई है। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित पौराणिक औसानेश्वर महादेव मंदिर में बीती रविवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ था। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई। करंट फैलने के चलते श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस फोर्स मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन हादसे के सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम ने बताया कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिसकी वजह से तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया। इसी वजह से वहां पर करंट फैल गया और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे में 29 लोग घायल हैं। 2 की हालत को गंभीर देखते हुए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बाराबंकी से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। संदीप जी बताएं। हेलो जी संदीप, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? क्यों भगदड़ मची? क्या कारण था इसका? आपको बता दें, ये सावन का इतना महीना चल रहा है और सावन का तीसरा सोमवार भी था। आज भोर पहर के लगभग 2:30 बजे बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के पास स्थित औसानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बंदरों द्वारा वहां पे उत्पात मचाया गया और वहां पे आज काफी भीड़ भी थी। कई हजार लोग वहां पे थे, एकत्र थे। शिवलिंग पर
अपनी पूजा करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वहां पर बंदरों ने वहां पे जो बिजली का तार निकला हुआ था उसको तोड़ दिया और वो तार वहां पे टीन सेट के ऊपर गिर गया। टीन सेट पे तार गिरने के बाद वो उसमें करंट आ गया, जिससे वहां पे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और हो गई भगदड़ में 2 लोगों की दुखद मौत भी हो गई। ये कुल मिला के ये जो घटना हुई थी बंदरों के उत्पात मचाने की वजह से हुई यानी? जी जी, इसकी पुष्टि प्रशासन ने भी की है और स्थानीय लोगों ने भी यही बताया है कि बंदरों के उत्पात मचाने के कारण वो तार बिजली का टूट गया और जो टीन सेट पर गिर गया। टीन सेट पर गिरने के उपरांत जो नीचे वहां पे पब्लिक थी, भीड़ थी, श्रद्धालु थे, वहां पे करंट आ गया और उसकी अफरा तफरी में लोगों में भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। जी संदीप, पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कुछ घोषणा की है, क्या जानकारी है आपको? जी, इसके बारे में बता दें कि घटना का संज्ञान मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर गहरा शोक प्रकट किया है और मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की है। जी, जो घायल लोग हैं उनका इलाज हो रहा होगा, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई आपकी, उन्होंने क्या अपडेट किया आपको? घायलों के बारे में अभी हमारी शाम को जो ये बाराबंकी के सीएमओ हैं डॉक्टर अवधेश यादव, उनसे हमारी वार्ता हुई फोन पर, तो उन्होंने बताया है कि मृतकों जो 2 मृतक थे उनकी पहचान कर ली गई है। एक मृतक 28 वर्षीय रमेश पुत्र राम सजीवन, दूसरा जो मृतक था 17 वर्षीय नवयुवक प्रशांत कुमार पुत्र राम कृपाल, जो हैदरगढ़ तहसील के ही विभिन्न गांव के रहने वाले थे। इनकी जो है पुष्टि हुई है, पहचान हुई है। दोनों मृतकों को जो है इनका पीएम भी करवा दिया गया है और बॉडी इनके परिजनों को सौंप करके प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया है। जी संदीप, ये दो मृतक हैं, इनकी करंट लगने से मृत्यु हुई है या भगदड़ की वजह से मृत्यु हुई है? जी जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनकी मौत का कारण ये करंट लगने से ही हुआ है, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, तो ये पीएम की रिपोर्ट में आया हुआ है। चलिए ठीक है संदीप, एक दुखद घटना है, आप घटना के साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये थी 4 खबरें आपका शहर आपकी खबर में, बस इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।